जी हाँ, लॉकडाउन के चौथे चरण का आज पहला दिन है और बड़ी खबर वाराणसी से है। वहां पर कोरोना से एक और मौत की खबर है। वाराणसी में कोरोना से अब तक 4 की मौत की खबर है। बीएचयू के पूर्व सीनियर प्रोफेसर की मौत की खबर है। 2 दिन पहले ही भर्ती हुए थे प्रोफेसर साहब और अब उनकी मौत की खबर आ रही है। बड़ी खबर। नीतीश पांडे हमारे सहयोगी वाराणसी से हमारे साथ जुड़ गए। आप इस पूरे मामले को बताइए दर्शकों को। नीतीश। राजन, सबसे बड़ी चीज कि बनारस में मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। 98 मामले पॉजिटिव आ चुके हैं और जो सीनियर प्रोफेसर थे जिनकी मौत हुई है उनकी भी मौत कोरोना के कारण हुई है। 2 दिनों पहले इनको कोरोना की शिकायत हुई थी, फिर कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और उसके बाद इनको भर्ती कराया गया था। जो अभी तक जानकारी मिली है, जो प्रोफेसर जिनकी मौत हुई है ये आयुर्वेद संकाय विभाग में अध्यापन करते थे और इन्हीं की मौत हुई है और वहां से ही सीएस सेवानिवृत्त हो चुके थे। तो ऐसी स्थिति में बनारस में कोरोना लगातार पांव पसार रहा है और प्रशासनिक अमले के तमाम प्रयास कहीं न कहीं हल्के पड़ते नजर आ रहे हैं। हल्के इसलिए पड़ते नजर आ रहे हैं कि अब मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि अभी तक अगर सिर्फ पहली मौत की अगर बात करें तो मौत का आंकड़ा थम गया था, लेकिन एक के बाद एक और ये चौथी मौत निश्चित तौर पे प्रयासों पे कहीं न कहीं सवाल खड़े कर रही है। लेकिन अब ये देखना होगा कि कोरोना को लेकर जो प्रशासन की जो अगली पहल है वो क्या होती है। राजन, शुक्रिया आपका नीतीश। तो प्रशासन के तमाम प्रयास वाराणसी में काबू करने के कोरोना को फिलहाल असफल दिखते हुए। और बड़ी खबर लखनऊ से भी है, जहां पर एसजीपीजीआई में लापरवाही सामने आई है। बिना रिपोर्ट आए मरीज की सर्जरी कर दी गई और अब मरीज की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। डॉक्टर और हेल्थ वर्कर क्वारंटीन कर दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा है। निदेशक से लेकर मीडिया प्रभारी नहीं फोन उठा रहे हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर और ये लापरवाही उस अस्पताल में हुई है जो इस वक्त कोरोना के खिलाफ मुहिम को सबसे आगे लेकर आगे बढ़ रहा है। लेकिन बिना रिपोर्ट आए ही यहां पर मरीज की सर्जरी कर दी गई और अब कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। डॉक्टर और हेल्थ वर्कर क्वारंटीन कर दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा है। लेकिन अब सवाल पूछे जा रहे हैं तो निदेशक भी गायब हैं, मीडिया प्रभारी भी गायब हैं और कोई जवाब नहीं दे रहा है। बड़ी खबर, मरीज की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव, लेकिन बगैर उसकी कोरोना रिपोर्ट लिए सर्जरी कर दी गई। नतीजा ये कि स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप, डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मचारी क्वारंटीन। बड़ा अपडेट, लखनऊ एसजीपीजीआई में लापरवाही। अगली बड़ी खबर हाथरस से है। वहां पर युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। जमीन बंटवारे को लेकर मारपीट का आरोप है और मारपीट करने वाले लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। बड़ी खबर हाथरस से, युवक की पिटाई के वायरल वीडियो पर मारपीट करने वाले लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। ये देखिए, यही वीडियो वायरल हुआ था। जमीन बंटवारे को लेकर मारपीट का आरोप है। एक बार फिर से देखिए आप, युवक की पिटाई का ये वीडियो वायरल हो रहा है। जमीन बंटवारे का विवाद था और देखिए कैसे इस बंटवारे के विवाद में इस युवक की पिटाई की गई हाथरस में। अब इसी वीडियो के आधार पर आरोपियों पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। तो हाथरस की तस्वीर है और जमीन बंटवारे को लेकर हंगामा हुआ था, लेकिन देखिए कैसे जमीन बंटवारे का विवाद देखते ही देखते बवाल में बदल गया। मारपीट हो गई और जमकर मारपीट हुई। मारपीट करने वाले लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। वीडियो वायरल हो रहा है और कानून व्यवस्था के लिए भी ये लोग चुनौती हैं और कोरोना काल में लॉकडाउन के लिए भी ये बड़ी चुनौती है। और एक और बड़ी खबर हमीरपुर से इस वक्त हमारे पास है। रोडवेज चालक पर फूटा है मजदूरों का गुस्सा। सड़क हादसे में बस पलट गई थी
हाईवे पर दौड़ाकर पीटा है इस मजदूर को। सदर कोतवाली झांसी लिंक हाईवे का ये सारा मामला। नींद आने के कारण यह हादसा हुआ और नोएडा से महोबा के लिए यह बस जा रही थी। सदर कोतवाली झांसी लिंक हाईवे का ये सारा मामला, नींद आने के कारण हादसा हुआ था और मजदूरों का गुस्सा फूट गया इस वाक़े पर, इस हादसे पर। हमीरपुर की घटना, रोडवेज चालक पर मजदूरों का गुस्सा फूट गया इस एक्सीडेंट के बाद। ये देखिए आप। तो रोडवेज का ड्राइवर मजदूरों के गुस्से का शिकार। और अब अयोध्या का जिक्र करते हैं। अयोध्या के जमथरा घाट पर महिला समेत 4 लोगों ने मामूली विवाद पर एक साधु की पिटाई कर दी। पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने महिला समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि साधु औषधि दास गोरखपुर के चौरी चौरा के रहने वाले हैं और वो अयोध्या के जमथरा घाट पर एक कुटिया बनाकर रह रहे हैं। अचानक जमथरा घाट पर एक चाय की दुकान पर मामूली कहासुनी के बाद महिला और उसके परिवार ने साधु पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसका वीडियो भी अब वायरल हो रहा है। आनन फानन में पुलिस ने कैंट थाने में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 4 हमलावर गैर समुदाय के बताए जा रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से एक साधु को बेरहमी के साथ पीटा जा रहा है। हालांकि पुलिस एक्शन में आ गई है और इन लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। और दिल्ली से यात्रियों को लेकर वाराणसी पहुंचा है विमान। यूके के यात्रियों को लेकर वाराणसी पहुंचा है विमान। 82 यात्रियों को लेकर वाराणसी पहुंचा है ये विमान। एयरपोर्ट पर इन यात्रियों की जांच की जा रही है। ये कोरोना काल के दौरान यूके में फंस गए थे और वाराणसी के 4 होटल्स में क्वारंटीन किए जाएंगे अब ये यात्री। बड़ी खबर वाराणसी से। 82 यात्रियों को लेकर यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन से ये विमान वाराणसी पहुंचा है। ये कोरोना काल में वहां पर फंसे हुए थे और इनको वहां के 4 होटल्स में अब क्वारंटीन किया जाएगा। लॉकडाउन 4 के पहले दिन कानपुर में भी परेशान करने वाली तस्वीरें देखने को मिली है। यहां के सबसे बड़े थोक मार्केट नयागंज में जमकर भीड़ उमड़ी। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग मजाक बनकर रह गई। हालांकि पुलिस के कुछ जवान गाड़ियों को रोकने की खानापूर्ति करते हुए दिखाई पड़े। तस्वीर आप देखिए। ये तस्वीर देखकर कौन कहेगा कि देश में लॉकडाउन चल रहा है। कानपुर की तस्वीरें, लॉकडाउन के चौथे फेज का ये पहला दिन और आप जरा तस्वीर देखिए। बाजार में किस तरह की भीड़ उमड़ी है। यकीन ही नहीं आता इस तस्वीर को देख के कि लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन 4 की शुरुआत हो चुकी है और लॉकडाउन 4 के पहले दिन की जो कानपुर की तस्वीरें हैं वो वाकई हैरान कर देने वाली हैं। हम इस वक्त घंटाघर चौराहे के पास कलेक्टरगंज बाज़ार के बाहर मौजूद हैं और जो यहाँ की तस्वीरें हैं वो आपको हैरान कर सकती हैं, आपको दंग कर सकती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो प्रशासन के ऊपर भी सवालिया निशान खड़ा कर सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ जो हैं वो उड़ाई जा रही हैं। किस तरह से जो यहाँ कानपुर के लोग हैं वो बेपरवाह हो गए हैं। ये तस्वीरें बयां करती हैं कि जिस तरह से लगातार कानपुर का जो खतरा है वो कम नहीं हुआ है, लेकिन बावजूद इसके जो ये बाज़ार है ये थोक की बाज़ार है और यहाँ पर जिस तरह की भीड़ उमड़ी है वो बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है कि आखिरकार जो अपील की जा रही है सोशल वैक्सीन, जो कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग ही इसकी सोशल वैक्सीन है, उसकी धज्जियाँ उड़ती नज़र आ रही हैं। और ये तस्वीरें बेहद खतरनाक कही जाए या खौफजदा करने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी तरह की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है प्रशासन की तरफ से। हालांकि जब मार्केट खुलने की बात की जा रही है तो ये कहा जा रहा है कि नियम कानून जो है वो सख्त होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाएगा, अल्टरनेट में जो दुकानें हैं वो खुलेंगी, जो बहुत ज़रूरी लोग हैं वही जा सकेंगे। लेकिन यहाँ पर आप जो तस्वीरें हैं वो साफ देख कर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पैदल चलने तक की जगह नहीं है। हालांकि बाज़ार के बाहर बैरिकेड्स किया गया है, लोगों को गाड़ियां जो हैं उसको रोका जा रहा है, लेकिन जो पीछे की तस्वीरें हैं वो बयां करती हैं कि जो व्यवस्थाएं हैं वो नाकाफ़ी हैं और जिस तरह से कानपुर में अभी जो संक्रमण का खतरा है वो कम नहीं हुआ है। और ऐसे में इस तरह की तस्वीरें वाकई कानपुर के साथ साथ जो प्रशासन है उस पर भी सवालिया निशान खड़ा करती हैं कि किस तरह से लोग बेपरवाह हो गए हैं और लगातार सोशल डिस्टेंसिंग की जो धज्जियाँ हैं वो उड़ती नज़र आ रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित के साथ प्रभात अवस्थी, एबीपी गंगा, कानपुर।
और एक बड़ी खबर इस वक्त ग्रेटर नोएडा से हमारे पास है। वहां पर महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस हत्या से हड़कंप मच गया है। ससुराल वालों पर हत्या का आरोप है। दहेज के लिए महिला की हत्या का आरोप है। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। दादरी थाना इलाके का ये सारा मामला है। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। भूपेश प्रताप हमारे सहयोगी ऑनलाइन पर है। भूपेश, पूरा मामला क्या है? देखिए राजेंद्र, ये जो पूरा मामला है दादरी थाना क्षेत्र के एक्कोट जो है सोसाइटी वहां का है। दरअसल रचना शर्मा नाम की महिला है जिनकी 2014 में शादी हुई थी। उनके ही देवर के द्वारा उनके जो परिवार वाले उन्होंने पक्ष आरोप लगाया है कि उनके ही देवर ने उनके गोली मार करके हत्या की है। और आज मतलब कि कुल मिलाकर के दहेज के लिए काफी लंबे समय से ये लोग मांग कर रहे थे, लेकिन आज उन्होंने महिला को गोली मारी और उनको आनंद फानन में जब हॉस्पिटल लाया गया तो वहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। फिलहाल जो है महिला पक्ष की तरफ से 4 लोगों के खिलाफ तहरीर दी गई है, जिसके बाद 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। साथ ही महिला का जो शव है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। और कहीं ना कहीं रिश्तों को शर्मसार करने वाली बड़ी घटना है, क्योंकि खुद देवर ने ही जिस तरह से अपनी भाभी को गोली मारी है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जी राजेंद्र, शुक्रिया आपका भूपेश। अब आपको मेरठ लेकर चलते हैं, जहां पर सिटी रेलवे स्टेशन से श्रमिकों को भेजने की पूरी तैयारी प्रशासन ने कर ली है। प्रशासन का दावा है कि करीब 1500 श्रमिक आज मेरठ सिटी रेलवे स्टेशन से बिहार के लिए रवाना किए जाएंगे। ये ट्रेन शाम 4 बजे रवाना होगी, लेकिन प्रशासन की कवायद है कि जल्द से जल्द सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएं। वहीं शाम 6 बजे जम्मू कश्मीर के लिए भी 80 छात्रों के साथ लगभग 360 लोगों को भेजने के लिए प्रशासन तैयार है, लेकिन इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती भी दिखाई दे रही हैं। रेलवे स्टेशन पर भीड़ और मजदूरों को भेजने की कवायद, ये दोनों ही चीज़ें हम आपको 2 तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरठ की तस्वीरें और बहुत चिंता की बात, बहुत परेशानी की बात। मेरठ सिटी रेलवे स्टेशन से आज पहली श्रमिकों के लिए ट्रेन चलेगी और इस पर जाने के लिए सुबह से ही श्रमिकों का तांता रेलवे स्टेशन पर लग रहा है। हमारे साथ एडीएम सुभाष जी हैं, हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि सर क्या प्रशासन ने तैयारी की है इसकी? तैयारी हमारी पूरी है। 22 मेडिकल टीमें लगी हुई हैं जो है अभी सबके चेकिंग करके जो है सभी को टिकट बांटते हुए सबको जो है कोचेज में बैठाया जाएगा। और हमारा जो है शेड्यूल है 4 बजे का। हम कोशिश करेंगे उससे पहले ही हमारी सारी प्रक्रिया पूरी हो जाए और हम ट्रेन को डिपार्चर करें। सर कुछ जो कश्मीरी छात्र हैं, कुछ लोग हैं, उनको भी भेजने की कवायद की जा रही है। कितने बजे वो ट्रेन आएगी, कितने जो श्रमिक हैं वो हैं जो उस ट्रेन से जाएंगे? इसमें जो है आपके 80 स्टूडेंट हैं और साथ में जो है टोटल जो है 364 लोग हैं जो कश्मीर के लिए जाएंगे। वो ट्रेन 6 बजे आएगी और उन सारे लोगों को जो है हम लोगों ने 3 बजे बुलाया है। उनका मेडिकल चेकअप करके जो हमें 11 से 22 नंबर तक की बोगी अलाट हुई है, हम उसमें बैठा के उनको जो है गंतव्य को रवाना करेंगे। सर आज कितने श्रमिक यहाँ से जाएंगे? 1500 श्रमिकों को जाने का है आज का। और कल जो है आपको जैसा पता मोतिहारी के लिए जो है हमारी ट्रेन जाएगी, तो उसमें भी जो है हम 1500 से 1600 आदमियों को भेजेंगे। ये थे एडीएम सुभाष जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि जो मजदूर हैं उनको भी लगातार समझाया जा रहा है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है इन लोगों को इनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए। मेरठ से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शर्मा के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। और एक बड़ी खबर औरैया से है। वहां पर सड़क हादसे में घायल श्रमिक की मौत के मामले से जुड़ी है। औरैया हादसे में मृतकों की संख्या 27 जा पहुंची। डीएम अभिषेक सिंह ने श्रमिक की मौत की पुष्टि कर दी है। अब ताजा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। औरैया सड़क हादसे में मरने वाले मजदूरों की तादाद हो गई है 27। इस बात की पुष्टि औरैया के जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने कर दी। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। डीएम अभिषेक सिंह ने एक और श्रमिक की मौत की पुष्टि कर दी है। औरैया हादसे के बाद सीएम योगी की सख्ती का असर दिखने लगा है। यूपी की सीमा से लेकर हर जिले के बॉर्डर पर प्रवासी मजदूरों को रोका जा रहा है और बसों से उनके घर पहुंचाने की कवायद शुरू कर दी गई है। लखनऊ के सीमावर्ती थाना क्षेत्रों पर पुलिस को तैनात कर प्रवासी मजदूर पारा रोड पर मौजूद शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय पहुंचाए जा रहे हैं, जहां उनके खाने पीने का इंतजाम किया गया है। बसों के जरिए इन प्रवासी मजदूरों को निःशुल्क पहुंचाया जा रहा है। प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था का जायजा लिया एबीपी गंगा संवाददाता संतोष ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रवासी मजदूरों को
पैदल न चलने के लिए हिदायत दी और हिदायत के साथ अब उनको इंतज़ाम भी कर दिया गया है। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में जो प्रवासी मजदूर पैदल चल रहे थे उनको बॉर्डर पर ही रोका जा रहा है और पूरे लखनऊ से अगर ले करके उनको सिटी बस के जरिए ये शकुंतला मिश्रा ये विश्वविद्यालय है उसके परिसर में इनको इकट्ठा किया जा रहा है और यहाँ से इन प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुँचाया जा रहा है, उनके शहरों तक पहुँचाया जा रहा है। ये गोंडा और बलरामपुर के लिए ये बस है, ये इकट्ठा की गई है। यहाँ से जो मजदूर हैं उनको अब उनके घर तक भेजा जा रहा है। हमारे साथ परिवहन विभाग के ही जो लोग हैं जो पूरा इंतज़ाम देख रहे हैं उनसे भी बात करेंगे। ये कहाँ बस जा रही है? ये सर गोंडा बलरामपुर। गोंडा बलरामपुर जी जी। जो बाकी बसें हैं वो बहराइच टू बलरामपुर। अच्छा। और तीसरी बस बनारस चंदौली बॉर्डर भेज रहे, बिहार बॉर्डर। अच्छा, बिहार बॉर्डर तक। जी जी, बिहार बॉर्डर। के किराए के लिए ये सब फ्री सेवा है, ये फ्री कोई किराया नहीं, खाना पीना सब व्यवस्था, बस भी फ्री सेवा। ये राज्य सरकार ने ये फ्री सेवा शुरू की हुई है। यहाँ से प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक भेजा जा रहा है, उनको घर भेज करके सरकार भी ये कोशिश कर रही है। दरअसल प्रवासी मजदूरों को लेकर के सरकार शुरू से ही इस बात की हिदायत दे रही थी कि वो पैदल ना चलें, लेकिन औरैया में हुए हादसे के बाद सरकार सख्त हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्ती बरती और उसके चलते अब ये पूरे जो कार्य योजना थी उसको अमल में लाया गया। हर जिले में 200 बसों का एक पूल बनाया गया कि परिवहन विभाग की बसें हों चाहे वो निजी अनुबंधित बसें हों, वो लोग उनको बैठाया जाएगा, उनको इकट्ठा करके उनके घरों तक पहुंचाया जाएगा। कहाँ जा रहे हैं? बहराइच। हाँ जी। हाँ, जलंधर से। हाँ जी। देना पड़ा कि नहीं देना? किराया तो नहीं दिया है, टैक्सी वाले लिए हैं। व्यवस्था ठीक है, इनसे किराए की भी बात है तो जैसे किराया नहीं लिया जा रहा, फ्री भेजा जा। भैया कहाँ से आए? फरीदाबाद से जी। कहाँ जाना? गोंडा। गोंडा जाना? गोंडा। अच्छा, किराया वगैरह लिया जा रहा है कि नहीं लिया? नहीं, यहाँ तो किराया नहीं लिया जा रहा भाई, लेकिन आगे जो पीछे से आए हैं वो किराया लगा के आए हैं। ये यहाँ पर किराया नहीं लिया जा रहा, ये राहत की बात है कि राज्य सरकार के द्वारा जो बसें शुरू की गई हैं वो प्रवासी मजदूर जो सड़कों पर पैदल चल रहे थे, कल तक भूखे प्यासे चल रहे थे, किसी भी तरीके से वो अपने घर पहुंचना चाहते थे और ऐसे में औरैया जैसे हादसे, दर्दनाक हादसे सामने आ रहे थे। ऐसे में सरकार के द्वारा ये कोशिश है, एक बड़ी राहत की बात है। कैमरा पर्सन मेहदी हसन के साथ संतोष कुमार, एबीपी गंगा। आगे बढ़ते हैं। ग्रेटर नोएडा में मौजूद मोबाइल निर्माता कंपनी ओप्पो के 8 कर्मचारियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। कोरोना के मामले सामने आने के बाद कंपनी में उत्पादन के साथ ही सभी गतिविधियां बंद कर दी गई हैं। स्वास्थ्य विभाग ने कंपनी में काम कर रहे 1200 से ज़्यादा लोगों के सैंपल कोविड-19 टेस्टिंग के लिए भेजे हैं। अभी उनकी रिपोर्ट आने का इंतजार है। 10 मई को दूसरी कंपनियों के साथ उसे भी दोबारा काम करने की मंजूरी दी गई थी और इसके लिए सरकार की ओर से जारी एडवाइजरी के कड़ाई से पालन की शर्त भी रखी गई थी। कंपनी में निर्धारित कर्मचारियों के साथ सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए दोबारा काम शुरू किया गया था, लेकिन ये चिंताजनक बात, 8 कर्मचारियों में कोरोना की पुष्टि। अभी चिकित्सा विभाग ने अवगत कराया है, उनको निजी मोबाइल कंपनी द्वारा, ओप्पो मोबाइल्स द्वारा अवगत कराया गया है कि अब तक उन्होंने 1200 लोगों की टेस्ट कराई है जिनकी रिपोर्ट उनको प्राप्त हुई है। उन 1200 लोगों में टोटल 9 पॉजिटिव रिजल्ट्स मिला है, जिसमें 8 जनपद गौतम बुद्ध नगर के हैं और 1 गाज़ियाबाद के हैं। इस रिज़ल्ट का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। चिकित्सा विभाग को निर्देशित किया गया है कि पूरे 1200 रिजल्ट्स के को प्राप्त करते हुए उसके उपरांत प्रोटोकॉल के तहत जो कार्रवाई करनी है, पॉजिटिव पेशेंट्स की आइसोलेशन, कांटेक्ट ट्रेसिंग, अन्य प्रोटोकॉल के तहत कार्रवाई करनी है, वो की जाएगी। तो एक तरफ कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ लोग मानने को तैयार नहीं है। नोएडा डीएनडी पर आज भीषण जाम लग गया। दिल्ली से नोएडा आ रहे वाहनों को रोका गया, सभी वाहनों को दिल्ली वापस भेजा जा रहा है। सिर्फ इमरजेंसी वाहन और जिनके पास है उनको ही जाने की इजाजत दी जा रही है, लेकिन तमाम ऐसे लोग हैं जो अलग अलग वाहनों से नोएडा में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, उनको वापस कर दिया गया। लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू हो गया है। सबके बीच में
दिल्ली से नोएडा आने वाले रास्ते पर अजीब सा असमंजस है। असमंजस क्यों? क्योंकि बहुत सारी गाड़ियां इस वजह से सिर्फ सड़कों पर आ गई हैं, जिनका ये कहना है कि सरकार का आदेश है, हमारी फैक्ट्री और ऑफिसेज खुल गए हैं, 1/3 कर्मचारियों को आने का आदेश है और हमको कंपनी और जो फैक्ट्री मालिकों ने बुलाया है। लेकिन जो पुलिस यहाँ तैनात है, पुलिस अधिकतर गाड़ियों को अगर जो पास नहीं है तो वापस भेज रही है। पुलिस का कहना है कि नोएडा डीएम का आदेश है कि सिर्फ वही गाड़ियाँ आएंगी जिनको पास है या वही शख्स आएंगे जिनको पास है। बड़ी संख्या में गाड़ी वापस भेजी जा रही है। हमारे साथ मौजूद है राकेश कुमार सिंह साहब, जो कि थाना प्रभारी हैं सेक्टर 20 के। सिंह साहब, बहुत बड़ी संख्या में गाड़ियाँ ऐसी हैं जो हम देख रहे हैं वापस जा रही हैं, आप लोग वापस कर रहे हैं, क्यों? सर, हमारे लिए यही है जो इंस्ट्रक्शंस कि जिनके पास वैलिड पास है उन्हीं को एंट्री दी जाए, बिना पास वालों को एंट्री नहीं दी जाए। हम उन्हीं गाड़ियों को वापस कर रहे हैं जिनके पास नहीं है। लेकिन सर, यहाँ पर जो बहुत सारे लोग आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी तक हमको पिछले कुछ दिनों के दौरान आने जाने दिया जा रहा था, लेकिन अब रोका जा रहा है, क्या वजह है? ऐसा है, वो भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, जिनके पास है उन्हीं को आने जाने दिया जाता है। अगर हम बात करें तो जैसा कि सरकार का आदेश है, 1/3 इंडस्ट्री खुल रही है, 1/3 फैक्ट्रीज खुल रही हैं, तो लोग बहुत सारे ऐसे हैं जिनका कहना है कि हमको तो जो हमारे ऑफिसर्स ने बुलाया है कि हम 1/3 स्टाफ का हिस्सा है। सर, ऐसा नहीं है। जो ये कहा गया है कि जो नोएडा के वर्कर्स हैं वो नोएडा में काम कर सकते हैं, न कि दिल्ली गुड़गांव के वर्कर्स यहाँ आके काम करेंगे। वो आएंगे तो उनको पास लेना पड़ेगा। और इस वजह से ये असमंजस है, इस वजह से ये जो है गफलत की स्थिति यहाँ पर है। और देख सकते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में गाड़ियाँ ऐसी हैं जो कि जो दिल्ली से नोएडा आ रही हैं, गुड़गांव या फिर फरीदाबाद से जो है नोएडा में दाखिल हो रहे हैं। और इस वजह से लोगों का ये कहना है कि जब हमारे ऑफिसर्स ने बुलाया है, इंडस्ट्रीज खुल गई है, तो आखिर एंट्री क्यों नहीं दी जा रही है? लेकिन इस सबके बीच में नोएडा प्रशासन और पुलिस का ये कहना है कि सिर्फ वही लोग दाखिल होंगे जिनके पास में या तो पास है, और दूसरा जो ऑफिसेज और फैक्ट्रीज खुली भी है तो वहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि दिल्ली और एनसीआर से बाकी जगहों से लोग आएंगे और काम करेंगे। जो नोएडा के लोग हैं वो वहाँ पर काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो असमंजस की स्थिति बनी हुई है और क्या ऐसा किया जाए कि असमंजस खत्म हो, इसके बारे में प्रशासन को निर्णय लेना है और जल्द से जल्द ये निर्णय लेना होगा। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं।